हेलो डियर स्टूडेंट, अगेन गुड मॉर्निंग इन द क्लास ऑफ असेंबली फिजिक्स। आज जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे या जो अपन एक किताब स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है न्यूक्लियर फिजिक्स। देखिए, महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी की अपन यदि बात करें तो हमारे क्वांटम है, सॉलिड है और एक पेपर है न्यूक्लियर। क्वांटम के यूनिट्स के आपको वीडियो मिल जाएंगे और उसके बाद सॉलिड है उसके भी कुछ वीडियो मिल जाएंगे। अब अपन स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स को। तो न्यूक्लियर फिजिक्स को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा अपन प्रीवियस क्लासों में चलते हैं, थोड़ा सा अपन जो बेसिक न्यूक्लियर के बारे में जानते हैं या न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में जानते हैं तो उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे, फिर अपन बात करेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स की। तो मतलब ये वीडियो थोड़ा सा अच्छा होने वाला है। पूरा न्यूक्लियस और रदरफोर्ड की भी अपन क्या करेंगे, बात करेंगे। तो एकदम अपन चलते हैं 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में। 19वीं शताब्दी का प्रारंभ तो लगभग मान सकते हैं किसके आसपास, 1800 के आसपास। 1800 के आसपास एक वैज्ञानिक आया जिसका नाम आपने भी सुना है। उसका नाम था क्या, याद करो, जे थॉमसन, है ना। तो जे थॉमसन नामक क्या है वैज्ञानिक, जे थॉमसन। अब जे थॉमसन आए तो उन्होंने अपना एक नियम दिया जिसको आप प्लम पुडिंग सिद्धांत भी बोलते हो। प्लम पुडिंग, ठीक है, प्लम पुडिंग सिद्धांत। अब प्लम पुडिंग सिद्धांत किसके बारे में था, अपन पढ़ के आ रहे हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। तो सिंपल सी बात है, किसके बारे में होगा, न्यूक्लियस के बारे में होगा, अर्थात नाभिक के बारे में होगा। तो नाभिक के बारे में सबसे पहले जे थॉमसन ने 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में बताया। क्या बताया कि जो परमाणु है उसमें इलेक्ट्रॉन, परमाणु है उसमें इलेक्ट्रॉन तथा धनावेश। वापिस समझना, इलेक्ट्रॉन तथा धनावेश। तो इलेक्ट्रॉन तो हो गया, इलेक्ट्रॉन को मैं ब्लैक से डिनोट कर दूं और धनावेश को मैं यदि रेड से डिनोट कर दूं, है ना, पॉजिटिव चार्ज से। तो इसने कहा कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन और जो धनावेश होता है, तो धनावेश तो बोलता है कि उसका ये खाली स्थान, ये पूरा मतलब ऐसे यदि मैं आपको बता दूं तो समथिंग लाइक दैट, ऐसे कि ये जो पूरा सरफेस है, जैसे बोर्ड मान लीजिए पीछे का, है ना, तो ये बोर्ड पूरा क्या है, धनावेश है, पूरा का पूरा क्या है, धनावेश है। जैसे प्लम पुडिंग का मतलब तरबूज हो गया ना, तो तरबूज में जो रेड नहीं रहता है ना, जिसको अपन हिंदी में गिरी, मारवाड़ी में गिरी जिसे बोलते हैं ना, तो होता क्या है कि उसमें जैसे गिरी रहती है ना, वैसे ही इसमें क्या रहता है कि मतलब धनावेश रहता है। अब जैसे उसके बीज रहते हैं, किसके, तरबूज के बीज, तो तरबूज के बीज को वह क्या मान लेगा, इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे तरबूज में उसके बीज धसे रहते हैं वैसे ही परमाणु में, अब इसको इसने क्या मान लिया, पॉजिटिव चार्ज। क्या मान लिया, पॉजिटिव चार्ज। अब इसमें क्या, जैसे बीज धसे रहते हैं वैसे क्या धसे रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स। ये लो, कोई कहीं पर, कोई कहीं पर, कोई कहीं पर, जैसे बीज नहीं रहते क्या, है ना, जैसे तरबूज में वो रेड रहता है ना, उसके ऊपर जैसे बीज धसे रहते हैं, ऐसे ही क्या धसे रहते हैं, ऐसे ही एक परमाणु में धनावेश तो उसके पीछे का भाग हो गया, मतलब वो जो स्पेस रहता है, और उस जैसे बीज रहते हैं तो वो क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन। तो ये सिद्धांत दिया था किसने, जे थॉमसन ने। जब ये जे थॉमसन ने सिद्धांत दिया तो फिर एक बंदे आया, उस बंदे का नाम था रदरफोर्ड। आप भी जानते हो क्या नाम था उसका, रदरफोर्ड। अब रदरफोर्ड जब आया तब उन्होंने कहा कि चलो अपन मान लेते हैं कि जो थॉमसन सर बात बोल रहे हैं वो सही है, ठीक है ना। थॉमसन वैसे एक अच्छे टीचर भी थे, है ना, और बहुत अच्छे मतलब दिमाग के आदमी थे, ठीक है। तो उन्होंने अपनी अभिधारणा दी कि हाँ ऐसे ऐसे होता है कि भाई एक परमाणु होता है, जैसे एक तरबूज में बीज रहते हैं वैसे ही क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है। तो थॉमसन की जो बात मानकर रदरफोर्ड ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया उन्होंने, अल्फा पार्टिकल्स को, ठीक है, इसको अपन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। रदरफोर्ड वाला यही पढ़ना है अपन को, मेन तो सिलेबस हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। ये तो एक बेसिक नॉलेज था ताकि आप न्यूक्लियर फिजिक्स से थोड़ा क्या हो, कनेक्ट हो जाओ, आपको तो पुरानी कुछ बातें याद आए कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ होता है, ठीक है। अब अपन स्टार्ट करते हैं कौन सा, रदरफोर्ड वाला। तो रदरफोर्ड को स्टार्ट करने से पहले वापिस किस पे बात करेंगे, थॉमसन पे। थॉमसन पे बात करते हैं कि रदरफोर्ड ने माना कि चलो थॉमसन सही कह रहे हैं, थॉमसन सर वो सर थे, है ना, सही कह रहे हैं। तो क्या उन्होंने कहा कि चलो हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं ना। तो रदरफोर्ड ने क्या लिया, अल्फा पार्टिकल। क्या लिया, अल्फा पार्टिकल्स। अब आप जानते हो कि अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना रहता है, चार्ज रहता है +2e, जिसको आप हीलियम भी बोलते हो ना। यदि हीलियम को मैं +2 ऐसे कर दूं तो क्या बन जाएगा, अल्फा पार्टिकल्स बन जाएगा, ठीक। और मास क्या रहता है, हेवियर मास, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियस अपन बोल सकते हैं कि अल्फा पार्टिकल का जो नाभिक रहता है ना, उसका जो मास है
वो क्या रहता है, हेवी रहता है, क्या रहता है, भारी नाभिक रहता है, ठीक है। तो रदरफोर्ड सर आए, रदरफोर्ड सर ने क्या किया कि पहले तो अल्फा पार्टिकल लिए जिनका वापस चार्ज कितना रहता है, +2, ठीक है। मास क्या रहता है, भारी रहता है। फिर उन्होंने लिया एक गोल्ड फॉइल, क्या लिया, गोल्ड फॉइल। गोल्ड फॉइल का मतलब एक सोने की पन्नी। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मान लीजिए कि इसको मैं ऐसे बांधूँ और ये बना दूँ, तो ये एक प्रकार से क्या बनेगी, गोल्ड की फॉइल, अर्थात सोने की क्या बन गई, पन्नी बन गई, ठीक है। तो सोने की पन्नी बन गई, तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये लीजिए बहुत पतली होती है, बहुत पतली, जिसकी यदि मैं आपको चौड़ाई की बात करूं तो 2.1 × 10⁻⁷ मीटर, तो बहुत बहुत पतली होती है, ठीक है। एक सोने की पन्नी ली, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने रखे अल्फ़ा पार्टिकल्स, क्या रखे, अल्फ़ा पार्टिकल्स, और उनकी इस पर क्या करवाई, बौछार, एज बीम। बीम मतलब किरण, पुंज के रूप में अल्फ़ा पार्टिकल्स की सोने की पन्नी पे क्या करवाई, बौछार। और फिर क्या रख दिया, इसके चारों तरफ इसको कवर करने वाला एक आवरण बना दिया, जिसको आप पर्दा भी बोल सकते हो, जिसको आप क्या बोल सकते हो, पर्दा। ये कुछ ऐसा है जैसे मान लीजिए कि हाँ ये सोने की पन्नी है, एक बार के लिए अपन मान लें, ठीक है ना। ये सोने की पन्नी है और इसके चारों तरफ ऐसे कवर कर लिया इसको, आप समझ रहे हो। जैसे मान लीजिए कि ये इसको मैं गोल गोल ऐसे बना दूँ, ऐसे पूरा ढक दें, तो बीच में क्या आ जाएगी, सोने की पन्नी, और ये क्या बन जाएगा, कवर बन गया। अब यहाँ पे क्या रखा है, अल्फ़ा पार्टिकल्स को, ठीक है। और अल्फ़ा पार्टिकल्स की बीम क्या करवाएगी, इंसिडेंट करवाएगी, ठीक है। इसको अपन मान लेते हैं अल्फ़ा पार्टिकल। और फिर क्या क्या स्कैटर्ड के बारे में उन्होंने, जो प्रकीर्णन हुआ उसके बारे में उन्होंने क्या किया, कुछ अपनी अभिधारणाएं दी। अभी हमने रदरफोर्ड स्टार्ट भी नहीं किया, ठीक है। अभी हम केवल इसका नॉलेज रहे हैं, बेसिक नॉलेज ले रहे हैं, फिर अपन क्या करेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे। तो फिर रदरफोर्ड ने क्या दिया, अपना रिजल्ट। अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है, ठीक है ना। रदरफोर्ड ने ये बोला कि नहीं, जो जे थॉमसन ने कहा था, मैंने कहा ना कि पहले जे थॉमसन को वापस पढ़ेंगे अपन, है ना, कि रदरफोर्ड ने कहा कि जो जे थॉमसन ने कहा वो बात सही नहीं है। क्या बात सही नहीं है, कि हाँ परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं ना, वो ऐसे रहते हैं कि नाभिक तो क्या रहता है, बीच में ये पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या करते हैं, ऐसे मोशन करते हैं, ऐसे कुछ कक्षक हो गए, ठीक है, ऐसे समथिंग लाइक दैट, ऐसे। अभी इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहाँ पर मोशन करेंगे, ऐसे घूमते रहते हैं, मतलब स्थिर नहीं रहते, मोशन करते रहते, घूमते रहते हैं ऐसे, है ना। तो ये उन्होंने क्या दिया, अपनी मतलब अपना रिजल्ट दिया, जो नाभिक हो गया Ze, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस आप जानते हो। तो ये क्या था, रदरफोर्ड का रिजल्ट था। अभी हमने कुछ स्टार्ट नहीं किया, अब रदरफोर्ड की जो है ना एक्सपेरिमेंट, उसको पढ़ने से पहले रदरफोर्ड की क्या पढ़ेंगे, कुछ अभिधारणाएं पढ़ेंगे, फिर अपन क्या पढ़ेंगे, एक्सपेरिमेंटल सेटअप पढ़ेंगे, फिर कुछ क्या करेंगे कि भाई टक्कर प्राचल क्या होते हैं, स्मॉल बी क्या होती है, स्कैटरिंग फार्मूला क्या होता है, तो ये सारा कुछ पढ़ेंगे। वीडियो बहुत लेंथी होने वाला है और वीडियो बहुत शानदार होने वाला है, ठीक है। अभी मैं केवल आपको बेसिक ही बता रहा हूँ इसका, ठीक है। तो बेसिक में वापस जे थॉमसन आए, क्यों जे थॉमसन फेल हो गए, ठीक है। आपको पता हो तो एक गाइगर तथा मार्सन भी आए थे, ठीक है ना। यदि आपको पता हो, एक तो गाइगर भी आया था ना, एक आया था मार्सन, ये दोनों थे। रदरफोर्ड के प्रैक्टिकल के बाद, मतलब एक्सपेरिमेंट के बाद, इन्होंने उसको आगे भी बढ़ाया था और देखा भी था, ठीक है। हालांकि अपन को बात केवल रदरफोर्ड पे करनी है, तो इस पर अपन ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि रदरफोर्ड वाले एक्सपेरिमेंट को आप गाइगर तथा मार्सन एक्सपेरिमेंट भी बोल सकते हो, ठीक है। तो आइए अब अपन स्टार्ट करते हैं, कौन सा, रदरफोर्ड का प्रकीर्णन या रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो अब अपन पूरा पढ़ेंगे किसके बारे में, रदरफोर्ड के बारे में। आई होप ये जो थॉमसन वाला था, इसका कंपैरिजन आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा है, बस प्रैक्टिकल सेटअप है और कुछ मैथ के बहुत छोटे छोटे फॉर्मूले, और रदरफोर्ड वाला क्या हो जाता है, कंप्लीट। बट इसको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन इसलिए ज़रूरी रह जाता है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाता है, इम्पोर्टेंट। यदि MDSU के अकॉर्डिंग बात करें अपन, तो ये क्या रह जाता है, इम्पोर्टेंट। तो अब अपन स्टार्ट करेंगे रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, ठीक है, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। अब इसको पढ़ने से पहले कुछ रदरफोर्ड ने अपनी क्या थी, अभिधारणाएं दी। रदरफोर्ड ने कहा कि हाँ हम एक्सपेरिमेंट तो करें, लेकिन हम कुछ मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे, कि भाई इलेक्ट्रॉन, जैसे आप जानते हो कि इसका अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होता है, आप ही बताओ। जो अल्फा पार्टिकल रहते हैं, अब उसका चार्ज क्या रहता है, +2 रहता है कि नहीं रहता।
अल्फा पार्टिकल का चार्ज +2 रहता है, तो आप बताओ परमाणु है, सिंपल सी बात है, उसमें क्या पाया जाएगा? इलेक्ट्रॉन। सिंपल सी बात है, उसमें क्या पाया जाएगा? इलेक्ट्रॉन। तो आप बताओ इलेक्ट्रॉन और इसके बीच क्या होगा? आकर्षण बल होगा ना। उस आकर्षण बल को क्या माना है? नगण्य। ये बोलता है कि हाँ, कि जो पार्टिकल की जब अपन बौछार करवाएंगे, ठीक है, जो म्यूचुअल इंट्रैक्शन होगी किस में? इस प्लस और इस माइनस में, इसको अपन को कंसीडर नहीं करना। अगेन कि भाई अपन को केवल और केवल अल्फा पार्टिकल्स को क्या करना है? कंसीडर करना है कि बहुत। और पहली बात जो उसने अभिधारणा लेके चली, ठीक है, पहली बात तो अल्फा पार्टिकल चार्ज कितना लिया उन्होंने? +2e। कौन सा चार्ज लिया? +2e। तीसरी बात, जो जो अल्फा पार्टिकल की स्पीड थी वो बहुत ज़्यादा रखी गई, ठीक है, वेरी हाई रखी गई, स्पीड बहुत ज़्यादा रखी गई। किसके रूप में गुजारा गया? बीम के रूप में, बीम इन सेंस पुंज के रूप में। तो ये 2-4 क्या थी उसकी क्या अभिधारणाएं थी, जिसको लेकर रदरफोर्ड ने क्या किया था? एक्सपेरिमेंट किया था। तो यदि अपन तो कुछ और बातें करें तो इसमें ये अपन बात करेंगे कि अल्फा पार्टिकल का चार्ज क्या रहेगा? +2e। ये जो हमने बताई दिया, ठीक है। और अल्फा पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन के बीच जो अट्रैक्शन होगा ना, वो क्या होगा कि अपन मानेंगे नहीं, उसको कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि प्लस माइनस का अट्रैक्शन हुआ, तो जैसे ही अल्फा पार्टिकल गुजरेंगे इलेक्ट्रॉन बोलेंगे भी आ जाओ, क्योंकि भाई आकर्षण तो होगा। आकर्षण होगा तो इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लीजिए कि ये अल्फा पार्टिकल आया, इसके ऊपर बैठ जाएगा तो फिर आगे निकलेगा ही नहीं, आगे नहीं निकलेगा तो काम खराब हो गया। इसका मतलब जो इंट्रैक्शन माना गया है वो क्या माना गया है? नगण्य माना गया है। फिर चार्ज कौन सा रखेंगे? 2e। फिर अपन क्या करेंगे कि बहुत स्पीड से गिराना है, और किसके रूप में? पुंज के रूप में। किसके रूप में? पुंज के रूप में। और फिर क्या माना गया? फिर उसने माना कि जो मेरे अल्फा पार्टिकल्स होंगे, रदरफोर्ड ने कहा कि मेरे जो अल्फा पार्टिकल होंगे, ठीक है, पार्टिकल, अब वो क्या होंगे? एज पॉइंट, अर्थात बिंदु मात्र होंगे। बिंदु मात्र मतलब उनका शेप बहुत बड़ा नहीं होगा, एज पॉइंट चार्ज पार्टिकल रहेंगे, ठीक है। और इंट्रैक्शन को अपन क्या मानेंगे? 0। तो इन सब चीज़ों को मानकर, ठीक है, इन सब चीज़ों को मानकर अपन क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे, ठीक है। और भी जैसे अभिधारणा अपन ये मान सकते हैं कि हाँ, एक ये मान सकते हैं कि जो अल्फा पार्टिकल है ना, ठीक है, जो अल्फा पार्टिकल है वो विथ रेस्पेक्ट टू न्यूक्लियस, यदि नाभिक के मैं मतलब कंपैरिजन करूं नाभिक की और अल्फा पार्टिकल की, तो ये नाभिक है और ये बिंदु एज पार्टिकल है, मतलब कण के जैसे है ना। तो होगा क्या कि अल्फा पार्टिकल नाभिक की तुलना में क्या होंगे? बहुत हल्के। नाभिक की तुलना में, समझ रहे हो, अभी मैंने बारी बताया था इनको, बट विथ रेस्पेक्ट टू न्यूक्लियस, ये अलग बात है ना। तो नाभिक की तुलना में क्या होंगे? बहुत हल्के होंगे। हल्के होंगे तो नाभिक और अल्फा पार्टिकल का जो टक्कर होगी, वो टक्कर जो होगी, पहली बात तो पहली होगी कि वो टक्कर जो होगी वो होगी प्रत्यास्थ। कौन सी होगी? प्रत्यास्थ टक्कर, अर्थात इलास्टिक कोलिजन रहेगी, ठीक है, पहली बात। दूसरा, जब ये टकराएगा तो नाभिक की स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ रहे हो। जैसे मान लीजिए एक भारी है, ट्रक है, ट्रक से बाइक आगे मतलब जब कोलिजन करती है तो क्या ट्रक पीछे चला जाता है? नहीं, ट्रक तो अपनी जगह खड़ा रहता है, बाइक बेचारी इधर उधर हो जाती है। दैट मीन्स ये जब ये टकराएगा, वापिस समझना, जब ये टकराएगा तो नाभिक मस्त, नाभिक नहीं हिलेगा, नाभिक नहीं हिलेगा, आपको समझ में आ जाए, ठीक है, हिलेगा, जबकि पार्टिकल इधर उधर हो जाएगा, अल्फा पार्टिकल इधर उधर हो जाएगा। दैट मीन्स जो टक्कर होगी, पहली बात कौन सी होगी? प्रत्यास्थ, और दूसरी बात टक्कर से जो नाभिक की स्थिति है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो क्या क्या माना हमने? चार्ज 2e माना, इलेक्ट्रॉन्स और नाभिक का इंटरेक्शन नहीं होता, अल्फा पार्टिकल पॉइंट पार्टिकल होते हैं, और फिर क्या माना? फिर हमने माना नाभिक अल्फा पार्टिकल से बहुत भारी होता है, यदि टकराया, ऐसे टकराया तो यही इधर उधर हो जाएगा, नाभिक तो मजे से बैठा रहेगा। तो इन सब अभिधारणाओं को लेकर अब अपन स्टार्ट करेंगे कौन सा? रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। ये इंपॉर्टेंट है और इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो श्योर पूछा जाएगा। ये जो वीडियो लेंथी ज़रूर है, बट इस वीडियो से आप कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा, ठीक है। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। देखिए आइए, तो देखिए अब अपन स्टार्ट करते हैं रदरफोर्ड स्कैटरिंग फॉर्मूला कि अपन इसको कैसे डेराइव करेंगे।
ये इंपॉर्टेंट है और यहीं से पूछा जाता है कि डेरिवेशन कीजिए किसका, रदरफोर्ड स्कैटरिंग फॉर्मूले का। ठीक है, तो इसको अपन डेराइव करने से पहले वापस कुछ छोटी छोटी बातें और जान लेते हैं ना कि भाई एक फोर्स लगेगा जिसको अपन बोलते हैं कूलम्ब फोर्स, वो किसके बीच होगा। सोचिए, सिंपल सी यदि अपन मैं बात करूँ कि जो कूलम्ब फोर्स लगेगा वो नाभिक के बीच लगेगा और किसके बीच लगेगा, अल्फा पार्टिकल्स के बीच। इलेक्ट्रॉन और अल्फा पार्टिकल के बीच कुछ होगा नहीं, क्यों, क्योंकि हमने इसको क्या कर रहा है, नेगलेक्ट कर दिया, मतलब इसको अपन कंसीडर नहीं करने वाले। तो अपन किसको कंसीडर करेंगे, फोर्स लगेगा किसके बीच, न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल के बीच। दैट मीन्स यहाँ पे मैं मान लूँ कि न्यूक्लियस है और अल्फा पार्टिकल ये लो सुंदर सा इस तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, टकराने के लिए, तो क्या होगा, कूलम्ब फोर्स लगेगा। कूलम्ब फोर्स तो लगेगा, वो कितना होगा, तो यहाँ पे कितना होगा, Q1 Q2, Q1 ये नाभिक का चार्ज है, और अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होता है, Q1 Q2 अपॉन बीच की डिस्टेंस r²। दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा, कूलम्ब फोर्स कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कूलम्ब फोर्स K बोल सकते हो आप, 2ZE² अपॉन कितना हो जाएगा, r²। हो गया, ठीक है। अब फर्दर अपन बात करते हैं कि ये जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है उसके लिए कंडीशन क्या रहेगी, कंडीशन इन सेंस कि भाई होगा कैसे। ठीक है, तो आइए अब अपन स्टार्ट करते हैं कौन सा, कि मान लीजिए कि एक अल्फा पार्टिकल है, यहाँ पे रखा था, ये लीजिए, ये आपने बना लिया सुंदर सा हमने अल्फा पार्टिकल। ठीक है, यहाँ पर कहीं पर जैसे मान लीजिए कि इधर बैठा था आपका बड़ा सा नाभिक। अब देखो इससे आपको अभिधारणा भी क्लियर होगी साथ साथ में, कैसे, अल्फा पार्टिकल पॉइंट पार्टिकल के जैसे कंसिडर करना, नाभिक को बड़ा पार्टिकल मानना। ठीक है, अब जब ये ऐसे यहाँ से आएगा तो क्या होगा, टक्कर होगी। क्यों होगी, कूलम्ब फोर्स की वजह से। और टक्कर ही क्यों बोले, क्योंकि यहाँ पे दोनों चार्ज पार्टिकल क्या सेम है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। ठीक है, रिपल करेंगे तो क्या होगा, ये अपना मोमेंटम मान लीजिए P1 लेके आया, ठीक है, और फिर टकराया, ये लीजिए, और टकरा कर किस दिशा में चला गया, P2 डायरेक्शन में चला गया। कौन सी डायरेक्शन में, P2 डायरेक्शन में। फर्दर होगा क्या, यदि मैं एंगल कंसीडर करूं तो ये कितना एंगल हो गया, थीटा। मतलब जो स्कैटर्ड हुआ, जो हमने ऊपर लिखा स्कैटरिंग, उसमें जो स्कैटर्ड हुआ वो कितने एंगल पे हुआ, थीटा एंगल पे। समझ रहे हो, ठीक है। अब क्या होगा कि सर एक चीज़ और देखिए ना ध्यान से, एक हम बोलते हैं संगत प्राचल, जिसको अपन क्या बोलते हैं, टक्कर प्राचल भी बोलते हैं, जिसको अपन बोलते हैं स्मॉल बी, जिसको आप संगत प्राचल भी बोलते हो। अब ये बी क्या है, अर्थात इसको अपन बोलते हैं संगत प्राचल। ठीक है, प्राचल या कोलिजन वेरिएबल भी बोल सकते हो कि भी जो टक्कर होगी उसका वेरिएबल क्या है, स्मॉल बी। अब ये है क्या, स्मॉल बी वह न्यूनतम दूरी है, स्मॉल बी वह न्यूनतम दूरी है जो अल्फा पार्टिकल नाभिक के पास से गुजरने वाला है, अर्थात इससे कम दूरी पर अल्फा पार्टिकल नाभिक से नहीं गुजरेगा। वापस समझिए, स्मॉल बी क्या है, संगत प्राचल वह डिस्टेंस है, वह दूरी है जो अल्फा पार्टिकल नाभिक से क्या करेगा, कम दूरी पर टक्कर नहीं करेगा। क्यों, अब सिंपल सी बात है कि यदि आप अल्फा पार्टिकल इस तरफ से इस तरफ आ रहे हैं तो कूलम्ब फोर्स लगेगा, तो अट्रैक्शन तो होना ही नहीं ना, होगा क्या, रिपल्सन। तो रिपल्सन होगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, अल्फा पार्टिकल आ रहा है, चाहे वो ऊपर से निकलेगा तो यहाँ से ही रिपल्सन लगने लगेगा, उस तरफ चला जाएगा। मान लीजिए कि जस्ट सामने भी है तो भी क्या है, क्या ये इसके अंदर चला जाएगा, नहीं, फिर टकरा के मान लीजिए वापिस ही जा रहा है, तो एक दूरी जिससे क्या जा रहा है, वापिस जा रहा है, तो वो क्या हो जाती है, संगत प्राचल, अर्थात वह मिनिमम डिस्टेंस जो अल्फा पार्टिकल नाभिक से रखेगा, किस टाइम, टक्कर के टाइम। दैट मीन जैसे मान लीजिए कि ये पूरा नाभिक है, तो अल्फा पार्टिकल ऐसे आया, ऊपर से निकल गया, अल्फा पार्टिकल ऐसे आया, इधर से निकल गया, अल्फा पार्टिकल ऐसे आया, इधर से निकल गया, तो वह न्यूनतम दूरी जिससे कम दूरी पर अल्फा पार्टिकल नाभिक से नहीं टकराएगा, क्या कहलाएगा, कोलिजन वेरिएबल बोल सकते हो, या हिंदी में इसको बोलते हैं संगत प्राचल। ठीक है, अब इस डेरिवेशन को अपन थोड़ा सा क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। आगे कैसे बढ़ाएंगे देखना, तो देखिए मान लीजिए ये क्लियर है, संगत प्राचल समझाना था इसमें, ठीक है, हो गया। अब अपन बात करते हैं किस पे, थोड़ा सा इसके डेरिवेशन को अब अपन क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो डेरिवेशन को आगे बढ़ाने के लिए अपन क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि ये P मोमेंटम से आया, अल्फा पार्टिकल
P मोमेंटम से आया, ये P1 है। टकराया किससे? स्कैटर्ड हुआ किससे? P2 पे। स्कैटर्ड कितना हुआ? P2 पे। अब एंगल कितना बनाया था आपको पता है तो थीटा। अभी हमने ये देखा था, कोई बड़ी बात नहीं है ना। इसका वेक्टर के अकॉर्डिंग अपन मैं क्या करूँ? सॉल्यूशन। वेक्टर क्या कहता है कि आप पैरेलल क्या कर दो इसको? डिस्प्लेस। वापस देखिए वेक्टर क्या कहता है, इसको पैरेलल क्या कर दो? डिस्प्लेस। तो पैरेलल उठा के कहाँ पे रख दो? यहाँ पे। तो अब जब अपन पैरेलल उठा के यहाँ पे रखेंगे तो कंडीशन क्या बनेगी? कंडीशन यहाँ पे यह बनेगी कि ये तो कितना होगा? P1। ये तो P1 ही रहेगा ना। उठा के किसको रखना है? P2 को। ये लीजिए, ये अपन ने यहाँ पे रख दिया, P2 को रख दिया। अब देखो पैरेलल, तो जो परिणामी रिजल्टेंट जो वेक्टर आएगा डेल P, वो किस डायरेक्शन में आएगा? वेक्टर लो अपन जानते ही हैं कि भाई त्रिभुज को बंद करने वाली दिशा। हो गया? ठीक है। अब एक बात बताओ, यदि मैं इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, देखना अब थोड़ा डेरिवेशन स्टार्ट हो गया, मैथ्स की टर्म आनी स्टार्ट होगी, ठीक है। यदि मैं क्या करूं कि डेरिवेशन स्टार्ट मतलब एंगल कंसिडर करूं, तो ये कंप्लीट यदि थीटा है तो मैं इसको ले लूं θ/2। परपेंडिकुलर डाला मैंने कहाँ पर? यहाँ 90 डिग्री पे, ठीक है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, फिर ये एंगल कौन सा होगा? ये वाला एंगल। समझना, ये आगे भी काम आएगा। समझना क्या किया था? P2 को उठाकर कहाँ पे रख दिया? यहाँ पे रख दिया, पहली बात। फिर क्या निकाल लिया? रिजल्टेंट डेल P। कैसे निकाल लेंगे? वो त्रिभुज योग नियम लगा के अपन निकाल लेंगे। बट मैं आपको ये एंगल समझाना चाह रहा हूँ, ये वाला एंगल आगे यूज होगा, बहुत यूज होगा, इसलिए मैं यहाँ पे क्लियर करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अपन जानते हैं, अपन को ये चाहिए ना, तो इसको बोल दीजिए x। क्या बोल दिया? x। अपन जानते हैं कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। यदि त्रिभुज के कोणों की बात करूं तो 5/2 प्लस 90 और प्लस x कितना हो गया? 180। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझना है इसको, ठीक है। 180 डिग्री हो गया। अपन को निकालना है क्या? अपन को निकालना है इस x का मान। तो ये x निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? इस 90 को कहाँ भेजेंगे? यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा? θ/2 प्लस x इज इक्वल टू क्या बचा? 90। भैया 180 में से 90 घटा दीजिए, 90 बचा। अपन को क्या चाहिए? x चाहिए। तो x चाहिए तो कितना होगा? 90। ये इस तरफ आया था, कितना हो गया? माइनस θ/2। अब 2 यदि मैं लघुत्तम ले लूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 1/2 पाई माइनस थीटा। देखो वापस देखो, इस टर्म को वापस देखो, ये आगे और बहुत जगह यूज़ होगी। तो x बराबर लिख सकते हैं ना 1/2 पाई माइनस थीटा, लिख दिया। तो बताओ ये जो एंगल बना ये कितना बन गया? ये बन गया 1/2 पाई माइनस थीटा, बन गया। अब अपन क्या लगा लेते हैं? अब अपन कुछ डेरिवेशन को और आगे बढ़ा लेते हैं, जितना अपन लॉ जानते हैं उसको अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए वापिस, हाँ त्रिभुज योग नियम लगाए, पहली बात। दूसरी बात हमने कंसिडर किया था अभिधारणाओं में कि जो टक्कर होगी वो कौन सी होगी? इलास्टिक टक्कर होगी। कौन सी होगी? इलास्टिक, अर्थात प्रत्यास्थ टक्कर होगी। प्रत्यास्थ टक्कर में संवेग क्या रहता है? संरक्षित रहता है। इसका मतलब मैं मोमेंटम कंजर्वेशन लगाऊं। क्या लगाऊं? मोमेंटम कंजर्वेशन, अर्थात संवेग संरक्षण। तो कैसे लगाएंगे? तो देखना, पहले तो निकालते हैं डेल P। डेल P सीधा पता चला कितना होगा? P2 माइनस P। क्योंकि यदि मैं त्रिभुज योग नियम लगाऊं, दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, दैट मीन्स P1 प्लस डेल P। P1 प्लस डेल P कितना हो जाएगा? P2 के बराबर। तो डेल P क्या हो जाएगा? डेल P हो जाएगा P2 माइनस कितना हो जाएगा? P1। यही तो होगा ना, पहली बात। दूसरी बात, यदि मैं इनका रिजल्टेंट निकालना चाहूँ, क्योंकि अपन को एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है ना, तो मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए यदि मैं टोटल रिजल्टेंट निकालना चाहूँ P की, तो डेल P की वैल्यू कितनी होगी? डेल P की वैल्यू होगी रूट ऑफ, अब यहाँ से निकाल लो, P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर, 2P1 P2 कॉस थीटा। 2 नहीं लगाया ना, ये लीजिए अपन लगा देते हैं 2। तो 2P1 P2 कॉस थीटा, यहाँ से यहाँ से यहाँ से ये माइनस लगा दीजिए, 2P1 P2 कॉस थीटा। डेल P निकला। अपन जानते हैं कि भाई इलास्टिक कोलिजन है, तो जितना मोमेंटम से आएगा उतना ही मोमेंटम से चला जाएगा। तो P1 बराबर P2, तो P1 बराबर P2 बराबर कितना ले लें? mv। मान लीजिए कि जब ये आ रहा था, है ना, ये पार्टिकल यहाँ पे जब आ रहा था, तो ये अल्फा पार्टिकल सुंदर सा, तो उसका मोमेंटम कितना रहा? mv। कितना रहा? mv।
तो P1 बराबर P2 दैट मीन्स MV। तो ये वैल्यू जब अपन पुट करेंगे तो डेल P कितना बन जाएगा, डेल P बन जाएगा m स्क्वायर वी स्क्वायर सॉरी m स्क्वायर वी स्क्वायर। इस तरह भी कितना आएगा m स्क्वायर वी स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 2m स्क्वायर वी स्क्वायर कॉस थीटा, कितना हो जाएगा 2m स्क्वायर वी स्क्वायर कॉस थीटा। हो गया। अब देखिए आगे डेल P कैसे निकालेंगे, तो m स्क्वायर वी स्क्वायर सब में कॉमन आ जाएगा, एक और एक कितना हो जाएगा 2, और इसमें भी 2 है तो 2 भी तो कॉमन आ जाएगा ना। तो दैट मीन्स डेल P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डेल P की वैल्यू आ जाएगी mv तो आ जाएगा कॉमन, और 2 भी आ जाएगा कॉमन, और 1 माइनस कितना हो जाएगा कॉस थीटा, और 1 माइनस कॉस थीटा होता है आप जानते हो सारे, चूंकि 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। दैट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा सीधे अपन वैल्यू लिख देंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4। बोर्ड दिखाई दे रहा है ना आपको, देखिए हाँ चलिए आइए आगे देखिए, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, दैट मीन्स यहाँ पे 4 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है तो ये सारा किससे बाहर आ जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2। ये लीजिए, ये हमारे पास क्या मिल गया डेल P का मान, अर्थात संवेग में परिवर्तन कितना हो। समझ पा रहे हो, तो डेल P मिल गया। अब डेल P मिल गया तो अपन जानते हैं एक न्यूटन्स का छोटा सा फॉर्मूला होता है, ये आप सारे जानते हो, देखो मैं बताऊंगा तो नहीं बट आप सारे जानते हो कि F क्या होता है, F होता है संवेग में परिवर्तन की दर dp बाई dt। यहाँ से मैं यदि dp निकाल लूँ तो dp कितना आ जाएगा f dt, इंटीग्रेट, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, सिंपल है बट है ना, आगे यूज़ होगी ये काफ़ी टाइम, क्योंकि जो अपन संगत प्राचल में जो रिलेशन निकालेंगे वो इसी टर्म से निकाल पाएंगे, बहुत इजीली निकाल पाएंगे, बहुत इजीली। देखिए कैसे dp निकल गया, कितना आ गया इंटीग्रेशन f dt। अपन जानते हैं कि f डॉट dt हो तो बन जाता है f dt cos फाई। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे थीटा लिया था, ज़रूरी चीज़ है, यहाँ पे क्या ले रहे हैं फाई। अब फाई किसके बीच का एंगल है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाता है वापस। फाई जो एंगल है वो किसके बीच में है, F और P के बीच में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप समझना वापस। जो फाई जो एंगल है वो किसके बीच में है, F और P के बीच में, इसीलिए तो कोस फाई आया ना, ठीक है। अब एक बात बताओ, अपन के पास कितनी वैल्यू है, हमारे पास वैल्यू है देखो ऊपर लिखा हुआ भी है ना, dp की वैल्यू हमारी, dp बराबर डेल P तो होता है ना, तो ये हो गया m2mv, dp बराबर डेल P तो है ना, और डेल P एक बार ऐसे लिख देता हूँ, चलो एक बार वापस लिख देते हैं, इंटीग्रेट हो जाएगा, f हो जाएगा, dt हो जाएगा, कितना हो जाएगा cos फाई हो जाएगा, और dp कितना होगा, dp होगा 2mv, और कितना हो गया साइन थीटा बाई 2mv साइन थीटा बाई 2, और कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा f dt, और कितना हो जाएगा cos फाई। ये लो भाई, ये अपन क्या निकाल लेंगे इससे अपन निकाल लेंगे किसकी वैल्यू, जो है ना प्रकीर्णन कोण थीटा, और इसमें फाई में रिलेशन, और इससे हम निकाल भी लेंगे क्या, इससे अपन निकाल लेंगे संगत प्राचल B। पूरा कुछ समझ में आएगा, सारा कुछ समझ में आएगा। देखिए ठीक है, अब एक बात बताओ, F क्या होता है, F उधर लिखा था, आता ही आते, F होता क्या है, F होता है KQ1 Q2, KQ1 Q2 अपॉन कितना R स्क्वायर, या कितना हो जाएगा D स्क्वायर। तो ये सब वैल्यू पुट करके अपन किस में रिलेशन निकाल लेंगे, संगत प्राचल B, स्मॉल b की भी एंट्री करवाएंगे अपन, किसकी, संगत प्राचल B। क्या होता है, अभी अभी समझा था कि वह न्यूनतम दूरी जिससे क्या होगा, कोई अल्फा पार्टिकल गुजरेगा, ठीक है। तो अभी एक बार बोर्ड साफ कर देते हैं, फिर अपन इसको आगे करते हैं कंटिन्यू, पूरा टॉपिक समझ में आएगा, और ये एग्जाम के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट भी है। देखिए अब स्केटिन फॉर्मूले में अपन को संगत प्राचल B और थीटा में क्या करना है, रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अपन को ये देखना जरूरी है थीटा कहाँ पे बन रहा है और फाई कहाँ पे बन रहा है। तो फाई तो किसके बीच में था, फाई था F और डेल P के बीच, देखो फाई बन रहा है ना, फाई F और डेल P के बीच। कैसे पता चला कि F cos थीटा dt, और यहाँ पे क्या था 2mv sin थीटा, अभी अभी डिस्कस किया था, इसका मतलब फाई तो F और डेल P के बीच बन रहा है,
कौन आया, एक अल्फा पार्टिकल आया, इससे टकराने से पहले क्या हो गया, ऐसे मुड़ गया। तो इसका मतलब इसको यदि मैं समझाना चाहें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा P1 और ये कितना हो जाएगा P2। देखो हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था P1, इसके समांतर में अपन P2 को क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं ना। तो यहाँ पे ही तो बनाया था ना, कौन सा, थीटा। तो देखो थीटा अभी भी उनके बीच ही बन रहा है। कैसे बन रहा है, ये तो क्या बन गया P2, ये क्या बन गया P1, तो इसके जस्ट ऊपर क्या बन गया, थीटा। बताओ ये थीटा समझ में आया। पहली बात, फाई कहाँ पे बनेगा, फाई बनेगा डेल पी और एफ के बीच। कैसे पता चलता है, तो देखो हमने बताया था संवेग में परिवर्तन की दर क्या होता है, फोर्स, और डीपी क्या हो जाएगा, एफ डी। तो यहाँ पे एफ डी कॉस फाई, तो ये है तो पी और एफ का रिलेशन ना, तो यहाँ पे क्या बन गया, फाई। पहली बात। दूसरी बात, फिर हमने यहाँ के लिए एक रिलेशन फाइंड आउट किया था, किसमें, एक एंगल फाइंड आउट किया था 1/2 पाई माइनस थीटा। कौन सा एंगल, इसको रिप्लेस करने के बाद जो डेल पी के साथ यहाँ पे जो एंगल बना था ना, तो देखिए कितना था, 1/2 पाई माइनस थीटा, है ना। तो यहाँ पे देखो 1/2 पाई माइनस थीटा, तो ये भी देख लो डेल पी और ये पी एंगल बन रहा है, डेल पी इधर वाला पी एंगल बन रहा है। तो कितना एंगल बनेगा, 1/2 पाई माइनस थीटा और 1/2 पाई माइनस थीटा। तो ये डायग्राम समझ में आया। जहाँ पे स्मॉल बी क्या है, जहाँ पे स्मॉल बी वही क्या है, संगत प्राचल, अर्थात वह न्यूनतम दूरी जिससे पार्टिकल किससे निकल जाएगा, नाभिक से दूर निकल जाएगा। ठीक है, तो अब अपन क्या करते हैं, छोटा सा कैलकुलेशन करते हैं और संगत प्राचल बी और थीटा में क्या निकाल लेते हैं, रिलेशन निकाल लेते हैं। तो रिलेशन निकालने के लिए देखिए फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है ना, तो अपन को देखिए यहाँ पे क्या डी टी में, पर यहाँ पे कितना है, थीटा है, क्या करें, है ना, सॉरी फाई है, यहाँ पे कितना है, फाई। तो क्या करें, तो अपन को फाई से रिप्लेस करते हैं ना। तो फाई से रिप्लेस कैसे कर सकते हैं डी टी को, तो देखिए यदि डी टी है, यहाँ पे लिखा हुआ ना डी टी, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ डी टी लिखिए ना, डी टी अपॉन कितना, डी फाई, और मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, डी फाई से। अब कैसे न कैसे करके इस टर्म की वैल्यू मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा ना। तो एक बार के लिए डी टी का मान यहाँ पे रख दीजिए, तो होगा क्या, यहाँ पे होगा 2mv साइन थीटा बाई 2, और क्या हो जाएगा, एफ की वैल्यू भी रख देते हैं ना, जेड ई स्क्वायर 2z² अपॉन आर स्क्वायर, मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, के से, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और कितना हो जाएगा, cos फाई, और डी टी की जगह क्या लिखेंगे, डी टी बाई डी फाई, और मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, डी फाई से हो जाएगा। अब इस जब को अपन सोल्व करेंगे तो देखिए पहले अपन को डी टी बाई डी फाई की वैल्यू चाहिएगी ना, तो कैसे निकाल लेंगे, अपन लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, अर्थात संवेग संरक्षण का सिद्धांत, वो भी कौन सा, एंगुलर मोमेंटम अर्थात कोणीय संवेग। तो कोणीय संवेग क्या होता है, एम वी आर, कोणीय संवेग क्या होता है, एम वी आर, या वी इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, आर ओमेगा, तो इसको अपन एम ओमेगा आर स्क्वायर भी बोल सकते हैं। कोणीय संवेग कितना हो जाएगा, एम ओमेगा आर स्क्वायर, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा रख के सोल्व कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, एम वी आर ओमेगा स्क्वायर क्या है, कॉन्स्टेंट क्यों है, क्योंकि कोलिजन क्या माना है, इलास्टिक माना है, प्रत्यास्थ टक्कर है। ठीक है, तो प्रत्यास्थ टक्कर, और दूसरी बात कूलाम फोर्स है, कौन सा है, कूलाम फोर्स। और कूलाम फोर्स कौन सा फोर्स होता है पता है, सेंट्रल फोर्स। कौन सा, सेंट्रल फोर्स। और सेंट्रल फोर्स के लिए फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा है आपने, सेंट्रल फोर्स के लिए फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा है कि ये कौन से फोर्स होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। कौन से होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। तो इसको ये क्या होगा, कंजर्व कर दिया। अब यहाँ एम ओमेगा आर स्क्वायर का मतलब कोई भी आर से वो ड्रिफ्ट होगा तब, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है, बी दूरी पर। तो यहाँ पे जो एक सर्कल जो बनेगा वो कितना बनेगा, यहाँ पे हो जाएगा बराबर एम वी स्मॉल वी। तो देखो कुछ कट रह गया, एम से एम कट गया, और तो कुछ नहीं घटा, तो ओमेगा आ जाएगा। ओमेगा कितना आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा वी वी अपॉन आर स्क्वायर, और 1 अपॉन ओमेगा कितना हो जाएगा, इनवर्स, एक बार करना, इम्प्लाइज 1 अपॉन ओमेगा क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन वी बी। अब सर ये क्यों किया, यहाँ पे एक डाउट आ सकता है कि ऐसा क्यों किया। तो ऐसा इसलिए किया कि अपन को चाहिए क्या, डी फाई बाई डी टी, या डी टी अपॉन डी फाई। अपन जानते हैं कोणीय एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, डी फाई बाई डी टी, ओमेगा जानते हैं ना कितना होता है, डी फाई बाई डी टी। तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा, डी टी अपॉन डी फाई, डी टी अपॉन डी फाई कितना हो जाएगा, 1 अपॉन ओमेगा, कितना हो जाएगा,
यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन वी बी, आर स्क्वायर अपॉन वी बी। अब अपन को कुछ नहीं करना, डी टी अपॉन डी फाई कहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्या रखनी है, बस वैल्यू पुट करनी है, और संगत प्राचल बी और थीटा में क्या आ जाएगा हमारे पास, रिलेशन। तो बस अब एक छोटा सा अपन को क्या करना है, मैथ सोल्व करना है, जिसमें अपन को किस में करना है, फाई का क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो अपन को थीटा और इसमें बी में क्या आ जाएगा, रिलेशन आ जाएगा। तो देखिए आइए कैसे रिलेशन निकालेंगे। यहाँ से रिलेशन निकालने के लिए अपन को ये वैल्यू रखनी है, ये वैल्यू अपन रखेंगे और सारा कुछ उधर भेज देंगे ना, एफ की वैल्यू वगैरह। तो यहाँ पे क्या बचेगा, इस तरफ केवल बचेगा कोस फाई और डी फाई, और डी टी अपॉन डी फाई की वैल्यू कितनी है, आर स्क्वायर अपॉन वी बी। तो वी बी को उधर भेज देंगे, आर स्क्वायर को नीचे बट्टे में ले आएंगे। तो वी बी तो ऊपर चला जाएगा, आर स्क्वायर नीचे क्या आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। सही किया ना, हाँ उल्टा कर दिया, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा, 2mv साइन थीटा बाई 2, और आर स्क्वायर वापस कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। देखो ये वाला आर स्क्वायर मल्टीप्लाई में, और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में सारा आ जाएगा 2z ई स्क्वायर और मल्टीप्लाई किए, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है नहीं, v इंटू वी क्या हो गया, v स्क्वायर हो गया। तो 1/2 mv स्क्वायर गतिज ऊर्जा बन जाएगी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटीग्रेट, और इंटीग्रेट की लिमिट कितनी आ जाएगी, -1/2 पाई माइनस थीटा से प्लस 1/2 पाई माइनस थीटा। ये लीजिए माइनस से प्लस की ओर, इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो एक स्टैंडर्ड क्या बन गया, इंटीग्रेशन बन गया। यहाँ पर एक चीज़ अपन एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं कि 1/2 से ऊपर नीचे गुणा करवा देना, ये 2 से तो ये 2 कट गया था ना, तो 2 से क्या करवा दे, ऊपर नीचे गुणा, तो 1/2 mv स्क्वायर क्या बन जाएगा, एनर्जी। कौन सी, काइनेटिक एनर्जी। और इसका जब अपन इंटीग्रेट करेंगे ना, तो इंटीग्रेट में सिंपल वैल्यू आएगी 2 cos थीटा बाई 2, 2 cos थीटा बाई 2। और इस तरफ क्या बनेगा, इस तरफ बनेगा, देखो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा दिया, तो 1/2 तो उसमें काम आ गया, मल्टीप्लाई बी को इस तरफ लिख लेते हैं ना, इस तरफ है ना। यहाँ पे देखो m v स्क्वायर उसमें चला गया, ठीक है, बचा क्या, साइन थीटा बाई 2, क्या बचा, साइन थीटा बाई 2, अपॉन कितना बचा, जेड ई स्क्वायर, मल्टीप्लाई कितना बचा, के। तो अब एक बात बताइए, साइन बट्टे कोस तो क्या हो जाता है 10, लेकिन यहाँ पे देखो साइन इस तरफ आ रहा है ना, तो क्या होगा, उल्टा इन सेंस यहाँ पे क्या बन जाएगा, कोट थीटा। क्या बन जाएगा, कोट। कैसे, देखो ये साइन कहाँ जाएगा, इसके नीचे, वापस देखो ये साइन कहाँ जाएगा, उठकर इधर, तो ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा बाई 2, तो ये कितना बन जाएगा, कोट थीटा। और हमारे पास क्या मिल जाएगा, संगत प्राचल में क्या आ जाएगा, रिलेशन। तो देखिए अपन इसका जो फॉर्मूला है वो कैसे लिखेंगे, इस फॉर्मूले में अपन लिखेंगे कोट थीटा बाई 2, क्या आ जाएगा, कोट थीटा बाई 2, ये लीजिए कोट थीटा बाई 2। अब ये 2 क्या आ जाएगा, बट्टे में चला जाएगा ना, अच्छा हाँ, ये 2 से 2 कैंसिल नहीं हो रहा है क्या, देखिए यहाँ पे जो वैल्यू बनेगी वो मैं आपको बता देता हूँ, ये बनेगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या बन जाएगा, जेड ई स्क्वायर, और मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, ई इंटू किससे हो जाएगा, बी। बस अब इस पे फॉर्मूले पे अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला किस में आया है ये देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला किस में आया, थीटा। अब आप बताओ थीटा क्या, थीटा कौन सा एंगल है जिससे वो स्केटर्ड होता है, मतलब ऐसे आया और जिस एंगल से वो स्कैटर्ड हो रहा है, वापस समझिए, ऐसे मतलब मान लीजिए कि ऐसे सीधे जा रहा है, फिर किसी से टकराया, और वो जिससे भी टकराया हो, नाभिक ही होगा ना, तो नाभिक से टकराया और ऊपर चला गया, तो ये जो एंगल बन रहा है ना, यहाँ पर क्या बनेगा, थीटा। इसका मतलब ध्यान से देखो, यहाँ पर थीटा है और यहाँ पे क्या है, बी है, समझ रहे हो। तो ये थीटा की बी की वैल्यू 0 कब हो सकती है, अर्थात संगत प्राचल कोलिजन बी की वैल्यू 0 कब हो सकती है, जब ये आए और यहाँ से टकरा कर क्या चला जाए, सीधा, अर्थात कंप्लीट किस में, प्रकीर्णन में, ठीक है, कंप्लीट किस में, प्रकीर्णन में। किसकी वैल्यू हो जाएगी, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो ये रिलेशन बनता है किसमें, संगत प्राचल बी और प्रकीर्णन कोण थीटा, संगत प्राचल बी और प्रकीर्णन कोण थीटा। कैसे थीटा कम ज़्यादा होता है ये आप लोग जानते हो, कोट थीटा की आप वैल्यू भी जानते हो, कैसे कोट थीटा क्या करता है, वेरी करता है, उसको रख के आप क्या कर सकते हो, बी से
कंपेयर कर सकते हो। तो ये रदरफोर्ड स्कैटरिंग के बारे में अभी हमने एक छोटा सा पार्ट पढ़ा है जिसका नाम क्या था, संगत प्राचल बी और थीटा में रिलेशन। आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो पसंद आया हो। फिर भी इस वीडियो में कोई इस वीडियो से रिलेटिव आपको कोई डाउट्स रही हो, कोई भी क्यूरीज रही हो तो नीचे कमेंट सेशन ऑन है। मैंने पूरी कोशिश की है इस टॉपिक को समझाने की, पूरा अपना पूरा पोटेंशियल दिया है और 100% देने का इसमें कोशिश किया है। फिर भी यदि आपको कुछ डाउट लगे, कुछ भी क्वेरीज हो तो नीचे कमेंट सेशन ऑन है, आप उसमें कमेंट करके पूछ सकते हो। कोरोना की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अपन बात करें तो अब आपकी ऑनलाइन स्टडी ही पॉसिबल हो पाएगी, क्योंकि जिस हिसाब से फॉर्म भरे जाने हैं, जिस हिसाब से एग्ज़ाम होने वाले हैं, उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत कम टाइम बचता है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपका जितना न्यूक्लियर फिजिक्स का पार्ट है वो SMDT के चैनल के थ्रू पूरा करने की कोशिश करूँ। अगेन थैंक्स फॉर दिस वीडियो वॉचिंग। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि कोई भी स्टूडेंट जिसको इस टॉपिक से इस टॉपिक में डाउट हो वो क्लियर कर सके। अगेन थैंक्स फॉर दिस वीडियो वॉचिंग। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे अपन थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं कि कोट थीटा और बी में क्या रिलेशन है। कि जैसे जैसे कोट बी बढ़ेगा, ठीक है, आप थीटा की क्या, कोट की क्या जानते हो, आप कंडीशन जानते हो कि जैसे जैसे बी बढ़ाएंगे तो कोट थीटा का मान क्या होगा, कम होगा, अर्थात एंगल प्रकीर्णन कोण क्या होगा, कम। अब देखिए इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए बी कौन सी दूरी है, संगत प्राचल ये वाली, अर्थात नाभिक से न्यूनतम दूरी। अब मान लीजिए कि पार्टिकल यहाँ से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है, तो इसका मतलब बी बढ़ गई ना, तो देखो इसका प्रकीर्णन भी क्या हुआ, कम हुआ। फिर और यदि बी बढ़ा रहे हो तो प्रकीर्णन देखिए यहाँ पे और ज़्यादा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब सीधा ही निकल रहा है पार्टिकल। कई जगह तो ऐसी कंडीशन रहेगी कि पार्टिकल कैसे निकल जाएगा, ऐसे सीधा ही निकल जाएगा, प्रकीर्णित होगा ही नहीं। पर उल्टी कंडीशन देखो, यदि बी का मान क्या करे, कम करे, तो थीटा बढ़ेगा। दैट मीन्स यहाँ पर प्रकीर्णन कोण का मान ये देखिए ये बढ़ गया। एक कंडीशन तो ऐसी आती है कि यदि आप क्या करो, बी का मान जीरो करो। जीरो कब, जैसे मान लीजिए कि बी यही तो दूरी है ना, ये जीरो कम हो जाएगी जब वो सीधे न्यूक्लियस की तरफ यहाँ पे सीधा आएगा। समझ रहे हो, वो सीधे न्यूक्लियस की तरफ आएगा। तो सीधे न्यूक्लियस की तरफ आएगा तो वह जितने डिग्री के एंगल पे आया है उतने पे ही क्या हो जाएगा, वापिस लौट जाएगा। अर्थात प्रकीर्णन कोण का मान क्या हो जाएगा, 180। कब, बी का मान क्या हो, जीरो। और बी का मान जीरो का मतलब क्या होता है, बी का मान जीरो का मतलब कि अब संगत प्राचल बी जीरो है, सीधे आएगा और टकरा कर वापस उसी दिशा में निकल जाएगा। और ऐसा रदरफोर्ड के साथ हुआ भी था। कहते हैं कि यदि रदरफोर्ड उसके सामने होता था, हो सकता है कि उसकी मृत्यु भी हो सकती थी, ये बात कहते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि यदि 180 डिग्री पे आता, टकराएगा और वापस निकल जाएगा। तो ये क्या रिलेशन है, कोट थीटा, ठीक है, अर्थात प्रकीर्णन कोण, और किस में, संगत प्राचल बी में। आई होप अभी आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगेन थैंक्स फॉर दिस वीडियो वॉचिंग।